Welcome again to Bind EduTech, and this is a continued video lecture in which we are going to discuss some of the important subjective questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? तो पिछला जो हमारा प्रीवियस क्लास था, इसके पहले का जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन डील किया था, अगली मिडिल पोजीशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि जैक को कब लगता है कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया है और ऐसा क्यों लगता है, ये हमने डिस्कस किया इसके पहले। और उसमें कीवर्ड्स मैंने आपको बताया कि टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में वो पड़ जाता है जैक। और मैंने आपको बताया कि एक तरफ फादर का कर्तव्य भी निभाना है कहानी सुना करके, एक तरफ पति का कर्तव्य निभाना है अपनी पत्नी क्लेयर को हेल्प करके, क्योंकि वो 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, उसको भारी चीज़ें उठाना उसके सेहत के लिए अच्छे नहीं थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जब स्टोरी फिनिश करके आया नीचे जैक, तो वो अपने दोनों ड्यूटीज़ में फेल हो चुका था। ना तो वो अपनी बेटी जो को कहानी में सेटिस्फाई करके सुला पाया, और ना ही उसने अपने वाइफ का मदद कर पाया जो जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी वाइफ को। देखो लिखता है ना, वाइफ कंप्लेन भी करती है दैट ही हैड टोल्ड अ लॉन्ग स्टोरी, कि आज तुम बहुत ज़्यादा लंबा स्टोरी सुनाए। ही कुड नॉट हेल्प क्लेयर, वो क्लेयर की भी मदद नहीं कर सका। और उसको लगता था, यहाँ देखो एक वर्ड है, जैक फेल्ट अटर वियरीनेस। ये की वर्ड है कि जैक को कैसा फील हो रहा था, अटर वियरीनेस। अब अटर वियरीनेस ये जो वर्ड है, ये वर्ड वियरीनेस, अटर, ये वर्ड टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है ढंग से, उनके दिमाग से ये वर्ड्स बाउंस कर जाएंगे कि ये क्या लिखा है। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक आपको दिखलाता हूँ कि टेक्स्ट बुक में देखो ये बात लिखी हुई थी, बहुत क्लियरली लिखी हुई थी। जैसे ये वर्ड है ना, अटर वियरनेस, देखो हम तुमको टेक्स्ट बुक में दिखाते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये है तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पार्ट। लास्ट में ही यहाँ कहीं खोजो, तुमको अटर वियरीनेस नज़र आएगा। देखो यहाँ, विथ अटर वियरीनेस, वही वर्ड यूज़ किया आंसर में। अब इसका मीनिंग मैंने बताया था, अटर वियरीनेस का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया है। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के पहले जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था लाइन बाय लाइन, तब मैंने अटर वियरीनेस वर्ड यूज़ भी किया है और मीनिंग भी बताया है। यहाँ ये आपको, ये मेरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। देखो ये अटर वियरीनेस वर्ड आया और इसका मतलब हम क्या लिखा है, एक्सट्रीमली टायर्डनेस, मतलब बिल्कुल थका हुआ महसूस करना। और ये जो टायर्डनेस की बात की जा रही है यहाँ, अगर आप ये सोचें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोल रहा है जैक वॉज एक्सट्रीमली फीलिंग टायर्ड, लेकिन कहानी में जैक ने कोई फिजिकल वर्क तो किया नहीं था। जैक तो जो को कहानी सुना रहा था, वो भी बेड पे बैठ के।
और फिज़िकल वर्क तो उसकी वाइफ क्लियर कर रही थी नीचे, तो फिर ये कैसे थक गया? जैक के बारे में क्यों लिखा गया कि जैक वॉज फीलिंग अटर वियरीनेस, एक्सट्रीमली टायर्डनेस? तो क्यों वो कोई फिज़िकल वर्क तो किया नहीं था, वो खाली कहानी ही सुनाया था। तो इसका एक डीप मीनिंग निकलता है कि ये जो टायर्डनेस है ना, ये फिज़िकल नहीं है, ये थकावट। टायर्डनेस को हम लोग बोलचाल में थकावट बोलते हैं। तो ये थकावट जो है, जैक का थकावट, एक्सट्रीम थकावट, ये फिज़िकली नहीं है, ये मेंटली है उसका थकावट, साइकोलॉजिकली वो थका हुआ है। और मेंटली और साइकोलॉजिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ थका हुआ है, ये वो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है। अगर मैं इसका रीज़न बताऊं कि मेंटली या साइकोलॉजिकली क्यों मैं उसको बहुत थका हुआ बता रहा हूं, क्योंकि आज का स्टोरी जो रॉजर स्कंक का स्टोरी वो सुनाया था, वो स्टोरी के एंडिंग से उसकी बेटी जो सहमत नहीं थी और जो ज़िद पे अड़ गई थी कि अगले दिन हमको इसका एंडिंग, इस स्टोरी का एंडिंग मेरे अनुसार चाहिए। वहाँ जैक जो है, जैक जो को जो एंडिंग बताया था, तो वो ये जो को फील कराना चाहता था कि मदर्स वर ऑलवेज राइट, दे टेक राइट डिसीजन फॉर देयर चिल्ड्रेन। मदर स्कंक ने रॉजर स्कंक का स्मेल चेंज करवाया, तो मदर ने ये सही किया। जैक ये बताना चाहता था जो को कहानी के ज़रिए, लेकिन जो 4 साल की बच्ची है, तो वो 4 साल की बच्ची और उसके फादर दोनों का थिंकिंग एक जैसा नहीं ना रह सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक 4 साल का बच्चा का थिंकिंग और एक उसके फादर का थिंकिंग, ये तो डिफरेंट रहेगा ही। तो जो अड़ जाती है कि नहीं, हमको इसका एंडिंग दूसरे तरीके से चाहिए, और विजार्ड अपने मैजिक स्टिक से मारेगा मदर को उसके हेड पर, वो एक्शन भी करके दिखाती है और बोलती है कि रॉजर का बैड स्मेल वाला चेंज जो करवाने आई थी मदर, वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उससे रॉजर को खुशियाँ मिली थी, दोस्ती की खुशियाँ, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ जैसे आ गया अटर वियरीनेस, तो मतलब हम लिखें एक्सट्रीम टायर्डनेस। तो सवाल अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि किसको बोला गया है कि एक्सट्रीमली टायर्ड फील कर रहा था, जैक को बोला गया है। अब हम पूछ देंगे कि क्यों, जैक ने कोई फिज़िकल काम किया ही नहीं, तो वो कैसे थक गया, वो भी एक्सट्रीमली। तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि ये थकावट साइकोलॉजिकल थकावट है, फिज़िकल नहीं है, मेंटल थकावट है। जैक का जो ये थकावट बताया गया, जिसके लिए ये वियरीनेस वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स में, अगर आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वेरीनेस, अटर वियरीनेस, तो ये वर्ड्स अगर टीचर के नज़र में आता है पढ़ते वक्त, इवैल्यूएट करते वक्त, तो इन वर्ड्स का पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है टीचर के माइंड पे कि ये स्टूडेंट पढ़ा है, कुछ जानता है, अटर वियरीनेस वर्ड लिख रहा है। अब जिन लोगों को नहीं याद रह सकता अटर वियरीनेस, उनके लिए भी मैंने उपाय बता दिया कि उनको ये तो याद रह जाएगा ना, एक्सट्रीमली टायर्ड। अब इससे नीचे का तो हम नहीं बता सकते,
एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, टायर्ड मतलब थका हुआ, वही है अटर्ड वियरीनेस का मतलब। तो ये सब वर्ड्स अगर आप यूज़ कीजिएगा तो आपका मार्क्स का वेटेज बाकी लोगों के मार्क्स के वेटेज से अच्छा रहेगा। अगर कोई एक्सट्रीमली टायर्ड लिख रहा है और कोई बच्चा अपने सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ कर रहा है अटर वियरीनेस, तो अटर वियरीनेस वर्ड यूज़ करने वाले बच्चे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ज़्यादा मार्क्स के रूप में थोड़ा। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कुछ कुछ वर्ड्स को जो एग्जैक्ट बुक में हैं उनको याद रखना और उनको लिखना, अपने आंसर्स में शामिल करना। और उसी समय उसको ये भी महसूस हुआ था लास्ट में ही कि वो न तो अपने वाइफ से कुछ बोलना चाहता था, न तो अपनी वाइफ के मदद में काम में कोई मदद करना चाहता था, न तो वो उसके पास जाना चाहता था, टच करना मतलब पास जाना, कुछ नहीं करना चाहता था। ही वॉज कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, क्योंकि वो एक ऐसे परिस्थिति में फंस गया था जहाँ पर न तो वो एक पिता का फ़र्ज़ निभा पाया, न तो वो एक पति का फ़र्ज़ निभा पाया। दैट इज़ वाई ही वॉज कॉट इन एन अगली पोजिशन, ये लिखा गया है, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे भी आए थे, व्हाट वॉज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो इसका आंसर प्रिपेयर किया है ये है 10 मार्क्स के कैटेगरी को सेटिस्फाई करने के लिए, वर्ड लिमिट्स के अनुसार 8 या 10, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग नंबर्स के पूछे जाते हैं ना, तो 7 से या 8 या 10 इस कैटेगरी में सबसे आसान क्वेश्चन भी मैंने ही बोला इसको। अगर ये चीज़ नहीं मालूम है किसी को तो फिर वो कहानी के बारे में कुछ जानता ही नहीं। बेसिक टेल, ये वर्ड जो है बेसिक प्लॉट, ये वर्ड अगर आप नहीं समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लास 12th के जो लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ा हो, और उनको बेसिक प्लॉट का मतलब नहीं है पता कि किसको बेसिक प्लॉट बोला गया है, कौन सा था बेसिक प्लॉट, अगर ये उनको नहीं पता है, वो कन्फ्यूज़न में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उनको ज़रूरत है पढ़ने का। क्योंकि बेसिक प्लॉट जो है वो सबसे आसान चीज़ है इस चैप्टर में लिखने के लिए, और 10 नंबर लॉन्ग आंसर पाने के लिए 10 मार्क्स के लिए सबसे आसान क्वेश्चन हम इसको मानते हैं। तो बेसिक टेल क्या था, लॉन्ग आंसर के हिसाब से हम शुरू किए हैं, सैम्पल आंसर है। जैक स्टोरीज हैड अ कॉमन प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, यही इसे शुरू किया कि जैक का हर कहानी कॉमन प्लॉट पे रहता था। बेसिक और कॉमन प्लॉट एक ही चीज़ हुआ, कॉमन प्लॉट पे रहता था, और एक और चीज़ ऐड कर दिए कि उसमें कैरेक्टर्स भी कॉमन थे। जैक का हर कहानी एक कॉमन बेसिक प्लॉट पे तो चलता ही था, साथ में कैरेक्टर्स भी कॉमन थे, मतलब सिमिलर थे। बस बहुत छोटा सा बदलाव करता था वो अपनी कहानी में, और ऐसा वो 2 सालों से करता आ रहा था सक्सेसफुली। तो उसका कॉमन प्लॉट क्या था, यही क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ से बता रहे हैं कॉमन प्लॉट कि अभी तक जितना कहानी सुनाया था जैक जो को, उस सारी कहानियों में जैक ने जो को बताया है कि उसके कहानी में सबसे मेन कैरेक्टर जो है हमेशा एक एनिमल रहता है।
द मेन कैरेक्टर ऑलवेज एन एनिमल, वुड चेंज बट ही वुड ऑलवेज बी नेम्ड रॉजर। एनिमल बदल सकता है हर कहानी में, लेकिन एनिमल का नाम नहीं बदलेगा, रॉजर ही रहेगा। जैसे रॉजर फिश, रॉजर रैबिट, रॉजर डॉग, रॉजर लायन, रॉजर कैट, एंडलेस है, एंडलेस है, कितने भी कैरेक्टर्स। तभी ना 2 साल से सुना रहा था। तो मेन कैरेक्टर जो था उसका हमेशा जैक का कहानी का, वो एक एनिमल होता था। वो एनिमल तो हर बार चेंज होता था, लेकिन उसका नाम चेंज कभी नहीं होता था, नाम हमेशा रहता था रॉजर। एग्जाम्पल के लिए बता दिया आपको, 4 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप। उसके बाद उसके कहानी में 2 कैरेक्टर्स और ऐसे थे जो कॉमन रहते थे, एक है विजार्ड और एक है आउल। हर कहानी में उसका एक विजार्ड रहता था जो मैजिशियन का काम करता था, और हर कहानी में उसका एक आउल रहता था, बूढ़ा आउल, जिसको चालाक बताया गया है। और उस आउल का एक ही काम था कि रॉजर नाम का एनिमल, लिटिल क्रिएचर का प्रॉब्लम सुन करके उसको सजेस्ट करना कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगा। इतना ही काम था आउल का। और हर कहानी में उसका विजार्ड और आउल दोनों रहते थे। अब रॉजर हर कहानी में किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसता था। यही बेसिक टेल है कि रॉजर नाम का जो भी क्रिएचर है, चाहे रॉजर फिश है, चाहे रॉजर स्कंक है, चाहे रॉजर एलिफेंट है, चाहे रॉजर रैबिट है, हर कहानी में उस लिटिल रॉजर बेबी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था हर कहानी में। ठीक है, ऑलवेज रॉजर ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम। और हर कहानी में रॉजर अपने प्रॉब्लम से परेशान होके किसके पास जाता है हर कहानी में? द वाइज ओल्ड आउल। हर कहानी में यही होता है कि रॉजर को, लिटिल रॉजर को कुछ प्रॉब्लम रहता है। वो प्रॉब्लम हर बार चेंज रहता है, मगर प्रॉब्लम रहेगा हर बार। और हर बार उस प्रॉब्लम को सुनाने के लिए उस प्रॉब्लम को जा कर के बताता है हर कहानी में रॉजर नाम का क्रिएचर किसको? वाइज ओल्ड आउल को। किस लिए बताता है उसको? जाके उसका सजेशन लेने के लिए। हर कहानी में वाइज ओल्ड आउल का सजेशन लेने के लिए पहुंचता था रॉजर नाम का क्रिएचर, जो कोई भी हो सकता था। फिश, एलिफेंट, टाइगर, माउस, रैबिट, कैट, एनीथिंग। तो वो प्रॉब्लम जो होता था उसका सजेशन के लिए जाता था आउल के पास। और हमेशा आउल ऑलवेज सेंड रॉजर टू विजार्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और हमेशा स्टोरी में आउल सुनता था रॉजर का प्रॉब्लम, और हर बार किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहे, प्रॉब्लम हर बार चेंज रहता था। जैसे इस बार था ना बैड स्मेल का प्रॉब्लम, तो किसी और दूसरा कहानी में कोई और प्रॉब्लम रहता था। मान लो जैसे एक टांग टूटा हुआ है, तीसरा कहानी में एक और प्रॉब्लम रहता था, एक आँख खराब है, अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सजेशन के लिए जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास। और हर बार वाइज ओल्ड आउल जो है वो उसको किसके पास भेजता है सॉल्यूशन के लिए? विजार्ड के पास हर बार भेजता है। विजार्ड हमेशा रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है,
किस चीज़ से? अपने मैजिक स्टिक और अपने मैजिक स्पेल से। नहीं लिखा हुआ है यहाँ, बढ़ा सकते हो तुम। विजार्ड के पास जब रॉजर जाता है ना, तो रॉजर का प्रॉब्लम हर बार विजार्ड सॉल्व कर देता है, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो हर कहानी में। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हर बार विजार्ड मांगता है उससे पैसे। अब भाई काम किया, उसका प्रॉब्लम दूर किया, तो पैसा तो मांगेगा ना। हर बार उससे पैसे मांगता था, जिसको पेनीज लिखा गया है यहाँ। और हर बार हर कहानी में यही होता था कि जितने पैसे डिमांड करता था विजार्ड, उतने पैसे नहीं होते थे रॉजर के पास, कम पैसे होते थे। मतलब 10 रुपया मांगा तो रॉजर के पास 5 रुपया है। अगर रॉजर के पास 20 रुपया है ना, तो 25 रुपया मांगेगा। मतलब हर बार हर कहानी में वो पैसा इतना मांगता था जितना रॉजर के पास नहीं रहता था, उसमें कुछ पैसे कम पड़ जाते थे। हर कहानी में ऐसे ही करता था। और ज़्यादा पैसा मांगने के साथ, ठीक है, यहाँ पे पैसा मांगता था, ऑलवेज रॉजर वॉज शॉर्ट ऑफ द डिमांडेड मनी। हमेशा रॉजर जो था वो मांगे गए पैसे उसके पास नहीं होते थे, उतने पैसे नहीं होते थे हमेशा हर कहानी में। लेकिन एट द सेम टाइम, उसी टाइम जो विजार्ड था, एट द सेम मोमेंट विजार्ड रॉजर को ये भी बता देता था कि जो पैसा घट रहा है वो पैसा कहाँ मिलेगा उसको और कैसे मिलेगा। पैसा का जगह और पैसा पाने का तरीका भी हर कहानी में विजार्ड ही देता है। इन एवरी स्टोरी, हर कहानी में पैसा पाने, एक्स्ट्रा पैसा जो घट रहा है ना, उसका पाने का तरीका और जगह भी विजार्ड ही बताता है। और हर कहानी में रॉजर विजार्ड के बताए गए तरीके पर चलता है और हर कहानी में उसको एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है। फाइंड द एक्स्ट्रा मनी, और वो एक्स्ट्रा मनी ला करके दे देता है किसको? विजार्ड को। हर कहानी में ला के दे देता है वो विजार्ड को। उसके बाद हर कहानी में रॉजर का प्रॉब्लम दूर हो गया तो रॉजर खुश हो जाता था, और रॉजर हैप्पीली प्लेज विथ अदर लिटिल क्रिएचर्स थ्रू आउट द डे। उसके बाद अपना प्रॉब्लम दूर होने के बाद हर कहानी में रॉजर अपने उम्र के बाकी बच्चों के साथ खेलता था, पूरे दिन खेलता था। प्रॉब्लम दूर हो गया तो खुश हो गया और खेलता था पूरा दिन। और जब शाम हो जाता था तो सारे जो बच्चे थे, ऑल लिटिल क्रिएचर्स, सब कहाँ चले जाते थे? अपनी अपनी मम्मीज़ के पास चले जाते थे। ये हमेशा होता था कहानी में। और बाकी बच्चों की तरह रॉजर भी हमेशा पहुंचता था अपने घर, रीचेज हिज होम टू हिज मॉमी, और एग्जैक्टली उसी टाइम पर पहुंचता था जिस टाइम पर ट्रेन का विसल का आवाज़ सुनाई देता था। एग्जैक्टली हर कहानी में उसी टाइम पर रॉजर पहुंचता था, रॉजर नाम का क्रिएचर अपने घर दोस्तों के साथ खेल करके, जब एक ट्रेन आने का सीटी सुनाई देता था। और वो ट्रेन कहाँ से आता था? बॉस्टन से आता था। और उस ट्रेन से कौन आते थे? रॉजर के फादर आते थे हर कहानी में। उसके बाद हर कहानी में जैक बताता था, देन दे हैव देयर डिनर टुगेदर। वो लोग अपना डिनर करते हैं साथ में, पूरी फैमिली खुशी खुशी, और द स्टोरी एंड्स। और यहाँ पर स्टोरी हो जाता है फिनिश। यही वो बेसिक स्टोरी है। देखो, इसमें कहीं स्कंक का नाम नहीं लिया गया, ये ध्यान रखना, बी अवेयर। स्कंक का नाम कहीं नहीं लिए, रॉजर का नाम लिए, जैक का नाम लिए, आउल का नाम लिए, विजार्ड का नाम लिए,
लेकिन स्कंक का नाम कहीं नहीं लिए, क्योंकि वो स्कंक क्रिएचर चेंज हो जाता था हर बार। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, प्रॉब्लम हम जब स्कंक का नाम ही नहीं लिए तो प्रॉब्लम भी नहीं बताएं कहीं स्कंक का, इस स्कंक का, क्योंकि हर स्टोरी में रॉजर को प्रॉब्लम रहता था। तो हम ये भी नहीं बताएं कि प्रॉब्लम क्या था, हम सिर्फ ये बताएं कि हर स्टोरी के तरह इस स्टोरी में भी रॉजर को कुछ प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम को के दूर करने के लिए, सजेशन लेने के लिए वो किसके पास जाता है? आउल के पास। और हर कहानी के तरह आउल उसका प्रॉब्लम सुन करके सजेशन एक ही देता है कि जाओ विजार्ड तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सजेशन देगा आउल, सॉल्व करेगा विजार्ड। विजार्ड के पास जाता था तो विजार्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता था, हर बार जो भी प्रॉब्लम रहा सॉल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद सॉल्व करने के बाद विजार्ड पेमेंट भी मांगता था, पेमेंट। और हर कहानी में वो उतना पेमेंट मांगता था जितना रॉजर के पास नहीं है, मतलब रॉजर के पास जितना है उससे कुछ बढ़ा के मांगता था, हर कहानी में तय था। तो इस कहानी में कितना मांगा था ये हम नहीं बताएं, कितना कम था इस कहानी में ये हम नहीं बताएं, हम खाली ये बताएं कि हर बार वो इतना पैसा मांगता था और रॉजर वॉज शॉर्ट ऑफ द डिमांडेड मनी, कि रॉजर के पास उतने पैसे नहीं होते थे। हम ना पैसों का जिक्र किए कि इस कहानी में, क्योंकि इस कहानी का बात तो हो नहीं रहा है, ये तो बेसिक टेल का बात हो रहा है जिस कहानी पे पूरा 2 साल से सुनाते आ रहा है वो बेटी को। उसके बाद फिर पैसा मांगने के बाद हमेशा कम पैसे पड़ जाते थे जब, तो बाकी जो पैसे कम पड़ गए उसको लाने का तरीका भी हर बार विजार्ड बता देता था, और हर बार उस तरीके को फॉलो करके रॉजर वो एक्स्ट्रा मनी जितना भी घटता था, कितना घटता था ये सब नहीं बताए, जितना भी घटता था वो ला करके दे देता था विजार्ड को, और उसका प्रॉब्लम तो दूर हो गया। अब ये खुश हो जाता था रॉजर, और खुशी खुशी बच्चों के साथ जा कर के दिन भर खेलता था, और शाम के टाइम एग्जैक्टली उस समय घर पहुंचता था जिस समय ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती थी, वो ट्रेन जो बॉस्टन से आ रही होती थी, और वो ट्रेन जिसमें उसके फादर आ रहे होते थे हर कहानी में। और हर कहानी में अंत ऐसे होता था कि सारा परिवार मिल करके साथ में डिनर करता था, सपर वर्ड भी लिखा हुआ है इसके लिए, डिनर करता था और कहानी जो हो जाता था फिनिश। ये था बेसिक टेल। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है कुछ, लेकिन उनके लिए जो लोग पढ़े हैं और जिन बातों की तरफ मैंने बोला उसको ध्यान में रखना। ना तो मैंने स्कंक वर्ड का यूज़ किया, ना मैंने बैड स्मेल वर्ड का यूज़ किया, ना मैंने कितना पैसा मांगा था ये वर्ड यूज़ किया, कितना पैसा घटा था ये वर्ड भी यूज़ नहीं किया। पैसा मांगने का तरीका क्या बताया था और पैसा पाने का तरीका क्या बताया था ये भी मैंने नहीं बताया है इसमें। मतलब हम इस कहानी को नहीं बता रहे हैं, हम उस कहानी को बता रहे हैं जिस कहानी पर सारा कहानी आधारित रहता था जैक का, जो वो 2 साल से अपनी बेटी को सुना रहा था, वो यही कहानी था। तो ये लॉन्ग टाइप में है, 100-150 वर्ड्स का पूछा जाएगा, और जो लोग स्टोरी जानते हैं और मेरे बोले हुए बातों का ख्याल रखेंगे, जो मैंने नहीं शामिल करने का बात कहा वो सब ख्याल रखेंगे, तो वो जितना भी मार्क्स का आएगा, ये 7 का आए, 8 का आए, 9 का आए, 10 मार्क्स का आए अलग अलग बोर्ड्स में, तो मैक्सिमम नंबर तक पहुंच पाएंगे। आप जिस कैटेगरी के भी होंगे उससे 1 ग्रेड ऊपर ज़रूर आप आइएगा, अगर ये मेरे बताए हुए चीज़ों को आप समझ रहे हैं और जो मैं नहीं करने बोल रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं, तब आप मैक्सिमम मार्क्स उठा पाइएगा इस लॉन्ग आंसर। तो ये एक लॉन्ग आंसर था इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, लॉन्ग आंसर जो बना। नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग को
क्वेश्चन नंबर 25 देखना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका नॉलेज भी पढ़े हुए स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा अच्छा ना पता रहेगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा जो नहीं पढ़ा रहेगा। ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।